हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स आईसीएसई का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आज हम। ठीक है। एंड इस सैम्पल पेपर में सबसे खास बात ये रहने वाली है, आप मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे, ना कि आप मेरे सॉल्यूशंस देखेंगे। आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, एंड उसके बाद सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। राइट, आई होप आप सब समझ गए हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का सॉल्यूशन। सैम्पल पेपर का सब रेडी हो जाए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। मैं एक ही वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ पूरा पेपर करवाने का आपको, ताकि आपका पूरे बुक का रिवीजन भी हो जाए। मैं कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा और उसके आसपास जो जो कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत अच्छा रिवीजन टेस्ट पेपर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे इसमें, एमसीक्यू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। आपकी स्क्रीन में ये रहा। ठीक है। इफ वर्क डन इन एनी प्रोसेस इज नेगेटिव, भाई वर्क डन नेगेटिव है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, एंगल कितना होगा। देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस, आगे भी एक चीज है कॉस थीटा। बोल रहा है वर्क नेगेटिव कब होगा, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, सर नेगेटिव अगर एंगल थीटा 0 to 90 डिग्री है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पहली चीज। अगर एंगल 90 से 180 है तो नेगेटिव रहेगा। दूसरी चीज, सर अगर एंगल 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन, एंगल ऑफ डेविएशन को हम ऐसे लिखते हैं, ये किस किस चीजों में डिपेंड नहीं करता। बोर्डस एंगल ऑफ इंसिडेंस में जी हाँ डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म में जी हाँ, कलर ऑफ लाइट यूज में हाँ, साइज ऑफ प्रिज्म में ध्यान दीजिएगा डिपेंड नहीं करेगा कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट चार फिगर है, बोर्ड है सेटअप फॉर स्टडिंग द करंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्ड रेजिस्टर ओम ओम्स लॉ इज करेक्टली ड्रॉन। कौन कौन सा करेक्टली ड्रॉ करा गया है, करेक्टली किस चीज को ड्रॉ करा है। अब देखो, ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम। ओम्स लॉ, पहली बात ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो वोल्टेज से मेजर कर रहे हो, करंट देखो कहां पे मेजर कर रहे हैं, इस ब्रांच में। इस ब्रांच में तो करंट होगा, बट आपको रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, तो ये भी गलत। ठीक है, ये वाला इसमें क्या, ये इस यहाँ पे करंट मेजर हो रहा है, बट आपको इस रेजिस्टेंस का करंट चाहिए। राइट, वही तो ओम्स लॉ ने बोला था, ये भी गलत। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि आपको पोटेंशियल तो दे रहा है इस दो के बीच, और करंट भी इस रेजिस्टेंस वाले ब्रांच का है, तो ये वाला सही होना चाहिए। एंड इस वाले में भी गलत है, क्योंकि ये जो ब्रांच है करंट की ये पैरेलल में है। अब तो आपको इसको मेन चीज मैं आपको समझा दूं, आपका अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमेशा याद रखना, जो आपका रेजिस्टेंस है ना, उसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज लगा होना चाहिए पैरेलल में, उसके पैरेलल में, और रेजिस्टेंस के सीरीज में हमारा क्या लगा होना चाहिए, एम्पेयर। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल, उसको वोल्टेज नापने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, एंड सीरीज में क्या होगा, एम्पेयर, सॉरी आपका एमीटर, एम्पेयर करंट की यूनिट है। नेक्स्ट, when the main switch of the household circuit is put off, it disconnects the live wire only, earth wire only, neutral wire only, and D है both। इसका आंसर होगा both। ठीक है, ना लाइव में करंट फ्लो होगा ना न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट ही हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। नेक्स्ट, बीटा एमिशन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव डिके एंड इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ऑर्बिट से, सरफेस से, इनर ऑर्बिट से। तो देखो, एक पहली बात, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो बीटा एमिशन, अब बीटा एमिशन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस का फिनोमेना है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। राइट, बीटा एमिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है सर एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस इज द आंसर। ठीक है, वही बाहर आता है जिसको हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपको ये याद रखना है,
कि बीटा एमिशन में हमेशा एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ओके बोल रहा है इन द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे टाइम ग्राफ है ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन स्ट्रिंग विद वेलोसिटी दे रखी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव जितना एक ऑसिलेशन करने में, मैं रेड पेन से बनाता हूँ इसका ऑसिलेशन, ये इसका एक पूरा ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन करने में जितना क्या लेती है डिस्टेंस, एक ऑसिलेशन करने में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो होता है उसका वेवलेंथ। बट सर यहां तो कौन सा दिया है, कौन सा ग्राफ दिया है, यहाँ टाइम का है। एक वेव कंप्लीट करने में हमें टाइम पता है कितना ले रही है, सर टाइम ले रही है 0.1 सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है 1/टाइम। देखो एक वेव कंप्लीट होने में टाइम कितना ले रहा है 0.1 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/टाइम। तो आंसर हो जाएगा 1/0.1 विच इज 10 हर्ट्स। आ गया 10 हर्ट्स। सर ठीक है 10 हर्ट्स तो सर दो ऑप्शन में है 10 हर्ट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये फॉर्मूला भाई याद रखना था तब आएगा समझ। एंड फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, एक मैंने गलत तो नहीं बोला, एक जो ऑसिलेशन होता है उसका डिस्टेंस तो वेवलेंथ होता है, उसका टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर मैंने गलत बोला तो टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल है। अब 10 हर्ट्ज तो आ गया सर, अब वेवलेंथ कैसे निकाले। देखो वेलोसिटी दी है और आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है वेलोसिटी। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना इससे। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो 10 है सर, वेवलेंथ लैम्डा है, वेलोसिटी सर कितनी है 10 दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए 10 और 1। याद क्या करना था सर, समझ नहीं आया कुछ, याद आपको ये करना बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को करने में जितना टाइम लगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, और एक और फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है बॉय ऑफ मास 200 ग्राम, एक 200 ग्राम का बॉय था, अरे बाप रे इतना छोटा, हाँ, फॉल्स फ्री फ्रॉम हाइट ऑफ 15 मीटर, यहां से आराम से गिरा। When the body reaches 10 मीटर above the ground, अब ये बॉडी 10 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, द पोटेंशियल एनर्जी विद यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है mgh। सर m क्या है, m तो सर 200 ग्राम है, सर ग्राम में है तो हम SI यूनिट यूज करेंगे, तो कितना हो गया 0.2 kg। सर g कितना है, सर 10 बोल रखा है। सर h कहाँ का पूछा है, 15 का पूछा है, नहीं 10 का पूछा है, 10 लेंगे ना, तो 10 10 100 एंड 100 इंटू 0.2 20, तो 20 जूल मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट नाउ आइडेंटिफाई द, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो नेगेटिव के साथ जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ कौन सा पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, अल्फा, राइट अल्फा। नेगेटिव की तरफ अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, और जो सीधा जा रहा है वो कौन सा है, गामा। तो यहाँ पे आंसर होंगे अल्फा और गामा। अल्फा और गामा है कहीं, अल्फा और बीटा है, ये है अल्फा और गामा। अच्छा इन्होंने ऐसे बनाया है गामा को ना वी से, ठीक है, गामा ऐसे बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा, समझ आया। जो सीधा पास होता है वो गामा, मैं समझा दे रहा हूँ, जो पॉजिटिव की साइड जा रहा है मतलब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है बीटा, यहाँ पे नेगेटिव के साइड जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव पार्टिकल है अल्फा। नेक्स्ट ओके, दिस डायग्राम शोज दिस फलक्रम लगा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्केल व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर। ठीक है भाई, यहां पे मीटर स्केल बैलेंस्ड है। अब अगर आप इस फलक्रम को इस साइड खिसकाओगे, राइट इस साइड, तो ये यहां झुक जाएगा, अभी बीच में बैलेंस है। आप इसको यहां जंग से देखेंगे, आप इसको यहां ले जाओगे तो इधर झुक जाएगा, यहां ले जाओगे तो इधर झुक जाएगा। लेट्स फाइंड आउट राइट आंसर। 50 में ले जाए तो ये सही है, 40 में नहीं ये तो गलत है, 50 में ये भी गलत है, 50 में अगर आप इसको इधर, आप इसको पेन से देख सकते हो, 40 पे ले गए तो ये स्ट्रेट था, 50 में जैसे ले जाओगे यहाँ वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे झुक जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। कुछ कुछ चीजें आपको विजुअलाइज भी करनी है, देखो कितना आसान है, 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा ये,
बट आपको ये लग रहा है बोर्ड में पूछा है, सैम्पल पेपर में पूछा है 10th क्लास का, तो मुश्किल ही होगा। दैट इज नॉट द थिंग। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, कुछ कुछ चीज़ों में लॉजिक लगाए, ठीक है। हर चीज़ फिजिक्स नहीं है, हर कुछ चीज़ लॉजिक भी है, वो लगाना सीखो, आधे क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना है बात। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ एफ, ये देखो आप इन सब का ना, इन विच लेबल्ड पोजिशन इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसकी एक टेबल भी है। देखो मैं बना के भी कर सकता हूँ, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के लिए। इसके लिए एक टेबल है, वो आप टेबल ध्यान रखना, जिसको टेबल नहीं है वो बना सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे बना सकता है। तो ये आप लोगों का खुद का है, मैं आप चारों डायग्राम बनाऊंगा नहीं आप लोगों के लिए। आपको पता है, एक आप इनसे पैरेलल ले जाओ, उसको फोकस पे ले जाओ, पैरेलल फोकस से जाएगी, पैरेलल फोकस से जाएगी, पैरेलल फोकस से जाएगी, और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली। तो ऐसा आप सबके लिए रे बनाओगे तो आपको पता चलेगा इस वाले का रे इसी के पीछे बन रहा है, मतलब वर्चुअल, बाकी सारे आगे बनेगी, बट डी वाली की वर्चुअल होगी। आप एक बार चेक कर लेना ऐसे। बोल रहा है डी वाली तो वर्चुअल हो गई। ये पूछ रहा है रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड कब बनेगी, तो आप वो एक एक करके सब में देखेंगे, चेक करेंगे खुद से। क्या करेंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे, वो फोकस में जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली डायरेक्ट निकल जाएगी। मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, आप लोग खुद चेक करना प्लीज। जिसको चेक नहीं करना है वो बुक में भी देखेगा अभी के अभी, ठीक है। नेक्स्ट, और आप लोग पॉज करके खुद भी सॉल्व कर रहे हैं ना पहले, ठीक है, आपको पहले पॉज करना है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, ठीक है। अ स्लैब ऑफ 0 डिग्री आइस इज कॉन्स्टेंटली हीटेड टिल 100 डिग्री स्टीम, चूज द करेक्ट ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक काम करना है, अब यहाँ पे वाटर दिया है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, सीधा रहेगा। मैंने क्या बोला, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बता रहा हूँ। जो मेल्टिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोलेगा, स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। तो मतलब सर आपके बोलने का मतलब है 0 और 100 में क्या ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, जी हाँ। तो देखो 0 में यहाँ कांस्टेंट है नहीं, 100 में तो है। यहाँ 0 में कांस्टेंट नहीं, 100 पे तो है। यहाँ 100 पे कांस्टेंट है, 0 पे, 0 पे भी कांस्टेंट है। देखो यहाँ 0 पे कांस्टेंट है, और सॉरी, देखो यहाँ भी 0 पे कांस्टेंट है और 100 पे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों में अब, पर इसको कहां से हीट करा है, 0 से, तो ऐसे जाएगा ना ग्राफ, 100 से वापस थोड़ी जाएगा टाइम के साथ। तो सी इज द राइट आंसर। पहली चीज आपको ये चेक करनी है, 0 से 100 में, 0 और 100 में कांस्टेंट होना चाहिए, और ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, टाइम आप 0 से 100 पे जा रहे हो, 100 से 0 पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अ वुमन ड्रॉस वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। जहां आप पे फिक्स्ड पुली आ गया ना, एक चीज आप याद रखोगे, इसका सर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 होना चाहिए, ठीक है। जहां फिक्स्ड पुली आ गया वहां आप क्या याद रखोगे, सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 है। अब मास ऑफ बकेट and the water together is 10 kg. Force applied by the woman is 200 Newton. The mechanical advantage is, बट इससे आप मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है आपसे इस टाइम, तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक ही फॉर्मूला होता है सर, लोड अपॉन एफर्ट। सर लोड कितना है सर, 10। सर एफर्ट कितना लगा रही है, 200 सर, है ना। मास ऑफ बकेट एंड वाटर, लोड वही तो हुआ, एंड एफर्ट 200। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से 20 and 0.005 इज द आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज का एक ही फॉर्मूला है, क्या, लोड अपॉन एफर्ट, और ये आपने लगाया, ठीक है। इसमें आपको खुद से पूछ लिया, तो लोड अपॉन एफर्ट। अब इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस के केस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा क्या, नहीं, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट, 3 दिया है, बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी की फ्रीक्वेंसी रेशियो बता दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब पर सेकेंड आप पे कितना ऑसिलेशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑसिलेशन कितना हो रहा है, एक तो ये पहला ऑसिलेशन, दूसरा वाला सर सिर्फ आधा हो पा रहा है, तो 1.5 ऑसिलेशन बोल सकता हूं मैं, और सी वाले पे
सिर्फ आधा ही ऑसिलेशन हो गया तो 0.5 ऑसिलेशन बोल रहा है। इनका रेशियो बताओ। सो रेशियो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5 विच इज 3:1। काट के सॉल्व करा है। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है वो सीख ले, बाकी मैंने सिखा दिया है। एक पर्टिकुलर टाइम रेंज में या 1 सेकेंड में, बेसिकली 1 सेकेंड है यहाँ पे हम टाइम रेंज कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रही हो, और एक ऑसिलेशन पूरा ये होता है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज बिलो रे ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एज अ मटेरियल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए बी इज, ये रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहा है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए बी पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना तो बहुत ईजी है, ये 90 डिग्री बना दिया आपने, तो यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, राइट। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 90 माइनस 43 विच विल बी हाउ मच 47 इज द आंसर। ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा बनाया है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये जो लाइन बनाई है अजीब सी, इससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, now figures below represent the AB and image A dash B dash, complete the following diagram। right, अब ये देख लो आप, तो इसमें सबको पता चल रहा है ये कॉनकेव लेंस है। क्यों सर, इमेज देखो वर्चुअल बन रही है, एक सीधी जाएगी, वो कहां से पास होते हुए दिखेगी, कॉन्वेक्स से जाते हुए दिखेगी वो, ठीक है। और एक कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो यहीं से वापस आ जाएगी, तो यहीं पे तो इमेज बनेगी, राइट। कॉन्वेक्स के केस में क्या होना था, एक यहां जा रही थी एक सीधी जा रही थी, इमेज का यहां बनती। जिसको समझ आ रहा होगा समझ गया होगा, जिसने लेंसेज नहीं पढ़ा है प्लीज आप लोग मेरा चैप्टर देख सकते हैं जो मैंने अपलोड करा है चैप्टर सीरीज में, ठीक है। रिफ्रैक्शन लेंसेज वाला पार्ट, पूरे चैप्टर को मैंने 20-25 मिनट में एक्सप्लेन करा है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको ये चीजें आप कर पाओ, राइट। ये चीजें आप कर पाओ, इस पर आप सोचो ना कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में सब कुछ समझाना नॉट पॉसिबल, तो एक बार वो चैप्टर सीरीज देखने का एफर्ट डाल सकते हैं आप लोग। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेट है मॉडिफाइड टाइप का मैग्नेट है, मतलब सर मॉडिफाइड टाइप का मतलब उसकी आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। दो डिफरेंस यही बन गए, यही आपको लिखने हैं। स्ट्रेंथ भी चेंज हो सकती है उसकी, पोलैरिटी भी। तो परमानेंट है, उसकी स्ट्रेंथ भी वही, पोलैरिटी वही, नॉर्थ साउथ यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है। और एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दो ब्लॉक्स है ए और बी, डिफरेंट मेटल हैविंग देयर मास रेशियोज 2 और 3। ऐसे केस में आप ए का मास ले सकते हो 2m और बी का मास ले सकते हो 3m। आर गिवन सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, दोनों को क्यू हीट दी है। पूछ रहा है टेम्परेचर राइजेस बाय सेम अमाउंट। अरे बाप रे, दोनों डेल्टा टी जा रहे हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो निकालो, बहुत ही इजी, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो Q इक्वल टू का एक ही फॉर्मूला MC डेल्टा टी। आप दो इक्वेशन बनाओ, कैसे सर समझ नहीं आ रहा, यहाँ देखो, पहले एक ले बनेगी Q इक्वल्स टू M की जगह 2m C फॉर A और डेल्टा टी। दूसरी इक्वेशन बनेगी Q इक्वल्स टू 3m C B डेल्टा टी। सर दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 2:3 आंसर आ जाएगा। समझ आया, बहुत ही इजीली बता रहा हूँ मैं आपको। ये दो इक्वेशन कैसे बनी ना सर, क्यों आपने सेम क्यों लिया, सेम दे रखा है सर, डेल्टा टी कटा क्यों, सेम दे रखा है, राइट। एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रही है सोलर सेल में, सर सोलर सेल मतलब सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी यूज हो रही है और उससे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, सर मोटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं उससे, ठीक है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हाट विद द वेलोसिटी चेंज इफ इट्स मास बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। मास को 4 टाइम्स बढ़ा दिया पर काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो इसको कैसे करना है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है आपको व्हेन मास बिकम्स 4 टाइम्स। तो आपको दो इक्वेशन बनी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम दे रखी है आपको। तो एक ही फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो इनिशियली हाफ mv स्क्वायर, सर फाइनल में क्या हो गया, मास 4 टाइम्स हो गया था सर, 4m हो जाएगा। सर v की वैल्यू निकालनी है तो उसको v डैश लिख देते हैं का स्क्वायर, ठीक है। सर m से m गया, सर 2 से 2 गया, सर v डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो सर v डैश की वैल्यू आ जाएगी v बाई 2, मतलब वेलोसिटी हाफ हो गई है। आई होप सबको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल दो। आपको पता है फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैथ्स भी चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स ये है। किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा वो मुझसे फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या कॉन्सेप्ट पे, ठीक है।
ठीक है। एंड किसी को अगर पर्सनली डाउट है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन में पूछना चाहता है, वो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आपको मेरे हर वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे मेरे को पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को पर्सनली पूछना है पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकता है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ 3 fuses are rated 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere. Which fuse would you choose for an electric wire rated 3 kilowatt? ठीक है, पार दे रखा है 3 किलोवाट एंड वी दे रखा है 250। सर पार दे रखा है, वी दे रखा है, करंट का कोई फॉर्मूला है क्या? है ना, P इक्वल्स टू वी आई। सो यहाँ से आप करंट निकाल दो, करंट आ जाएगा 33,000 सॉरी अपॉन 250 पार अपॉन वी। तो 0 से 0 गया एंड 25/300 यू कैन सॉल्व इट। 25 टाइम्स 52 टाइम्स 12 एम्पेयर। तो 12 एम्पेयर आपके करंट आया, 12 एम्पेयर, तो मतलब 12 एम्पेयर तक का करंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फ्यूज करोगे? 13 एम्पेयर का फ्यूज यूज करोगे, क्योंकि 12 एम्पेयर के बिना ये काम ही नहीं करेगा, राइट। 12 एम्पेयर तक का करंट आपको लेना है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ये मैंने बहुत बार बताया है एंड मैं आपको बता भी दूं, ये अगर सर्कुलर रिंग है इसकी ऐसे बनती है, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स और यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब वो सर्कल्स इनका सेंटर एक ही है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? आपकी बुक में देख लेना। ठीक है, स्टेट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की आप 2 वेज क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो? तो उसका आंसर है पहली चीज है उसका लेंथ कम करके। ठीक है, लेंथ कम करके बढ़ सकता है। एंड दूसरा है इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं, उसकी टेंशन आपको क्या करना है, कम करनी, टेंशन और लेंथ, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम और मीडियम। देखो वैक्यूम में तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऐसा, और सर मीडियम में डैम्ड होता है, तो ये धीरे 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 बंद हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम भी आपके बुक में दिए है साउंड चैप्टर में, डैम्ड और मीडियम के दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, two power lenses have power plus 4d minus 4d are put together. Calculate the power and the nature of the combination of lenses. ठीक है, पावर का आपको भी फॉर्मूला पता है, पावर ऑफ लेंसेज में डायरेक्टली पावर्स एडेड हो जाती है, P1 प्लस P2। सो उसका आंसर हो जाएगा प्लस 2d माइनस 4d, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2d मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, अंडरगो सीरीज ऑफ डीके। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। मास नंबर ऑफ एन एटॉमिक नंबर x3 इसका दे रखा हमें 172 और 69 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मास नंबर एटॉमिक? ठीक है, तो आपको इसमें सारी वैल्यूज दी है, 172 और 69 दिया है, और बोल रहा है बीटा अल्फा अल्फा। पहले बीटा निकल रहा है, फिर अल्फा, फिर अल्फा। एक बार मैं आपको इसको ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दे रखा है, देखो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है हम पे 123 और 69, यही दे रखा है। एक बार चेक कर लूँ, 172 और 69, सॉरी 172 और 69 बोला। इससे पहले अल्फा निकला, तो अल्फा निकलने से पहले अल्फा में क्या हम करते हैं, 4 मास नंबर कम हो जाता है, तो पहले ज्यादा रहा होगा, राइट। पहले ज्यादा रहा होगा, क्या 172 प्लस 4 176, और ये 71 रहा होगा। ठीक है, इससे पहले भी एक अल्फा निकला सर, तो इसका मतलब ये और 4 ज्यादा रहा होगा, ये 2 ज्यादा रहा होगा। सर इससे पहले एक बीटा, बीटा में एक ज्यादा हो जाता है सर, इसका मतलब ये 180 और 672 रहा होगा। आप देखो कैसे बैठ रहा है, आप उल्टे से चलो या पीछे से चलो, आप याद रखना है अल्फा जब भी निकलता है तो 4 मास नंबर कम हो जाता है, 2 एटॉमिक नंबर। बीटा जब निकलता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, बस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है जो आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, ये आप सब कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, पर आपको एक चीज याद रखनी है, अल्फा बीटा में चेंज क्या होता है, मैंने आपको लिख के बता भी दिया है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सबको पता है। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स। इंड्यूस करंट किस किस चीजों में डिपेंड करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड में डिपेंड करता है और डायरेक्शन में भी। ठीक है, नाउ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बिटवीन द 2 क्लिफ्स। ठीक है, मान लो एक क्लिफ ये है, ये है, और कहीं बीच में एक पर्सन है, एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। इस क्लिफ से मान लो 640 मीटर दूर है। ठीक है, he heard the first echo after 4 seconds and second echo after 3 seconds later। सब इस बात में ध्यान देना, पहला एको उसको 4 सेकंड में मिला। ठीक है, फर्स्ट एको, तो ये और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना, 4 सेकंड लगा। सेकंड एको 3 सेकंड्स लेटर, 3 सेकंड्स लेटर मतलब टोटल 7 सेकंड्स, मतलब यहां गया और यहां वापस आया, इसको 7 सेकंड लगे। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वो स्किप कर सकता है।
देखो पहला क्लिफ है, दूसरा क्लिफ है, बीच में मस्त एक आदमी बैठा है। बोल रहा है सबसे पास क्लिफ है जो उसका 640 मीटर दूर है, और बोल रहा है कि इसको यहां से एको आने में ना कितना टाइम लगा यहां से आने में 4 सेकेंड। तो सर एक ही फॉर्मूला है पे, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड दे नहीं रखा है, सर डिस्टेंस दे रखा है 640, पर 2 बार गया ना वो, एक बार जाएगा एक बार आएगा। एको के क्वेश्चन में आपको कुछ याद नहीं करना है, आप खुद से देख रहे हैं, एक बार जाएगा एक बार आएगा। तो 640 इंटू 2 हो जाएगा, विच इज हाउ मच 1280 अपॉन 4। आप इसको सॉल्व करके स्पीड निकाल दोगे। सर मान लो स्पीड आ रही है, मान लो 1280 इंटू 4 कर लो आप 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो मतलब 320 स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड। सर नेक्स्ट वाला एक ना 3 सेकेंड्स लेटर सुनाई दिया, लेटर मतलब टोटल कितना टाइम लगा 7 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस अगर x है ये डिस्टेंस अगर x है तो मतलब सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला है। सर स्पीड तो इस बार है 320, सर डिस्टेंस एक बार x यहाँ गया एक बार x यहाँ गया, सो 2x आ गया। सर टाइम 7 सेकेंड, इसको सॉल्व करके x निकाल लो, काम आपका है। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल क्या है, बहुत बार मैंने समझा रखा है अपनी वीडियो में भी। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे अगर डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाता है, वो क्रिटिकल एंगल है। व्हाट हैपेंस अब ये बोल रहा है when light passes from optically denser medium to rarer medium, show with the aid of a diagram what happens when the variation of angle I। आपके पास ये है, मैं बता दूं आपको, ठीक है क्या है देख लेना। एक चीज देखो, एक ये अगर ये है, ठीक है, एक चीज ये लास्ट बार बता रहा हूं मैं। देखो आपके पास क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर क्रिटिकल एंगल में हिट हो जाता है ना, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री पे जाती है। अगर इससे कम होता है एंगल तो बाहर जाएगा ऐसे बेंड होके। ये डेंसर से रेयरर मीडियम आपको याद रखना है, पहला पॉइंट, डेंसर से रेयरर में ही होता है काम। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कोई एंगल, उसके लिए तो जगह बची नहीं ऊपर, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाता है। किसी को डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो मेरी चैप्टर सीरीज में देख सकता है। नेक्स्ट अ 50 सेंटीमीटर रूलर इज पिवटेड एट 15 सेंटीमीटर मार्क which balances horizontally when weight of the object this draw the diagram। देखो पहले तो एक रूलर दे रहा है, ढंग से समझेंगे, इजी से, ठीक है। रूलर है 50 सेंटीमीटर का है, तो मतलब सर यहाँ 0 है, मतलब यहाँ सर यहाँ 70 है, सॉरी 50 है, ठीक है। पिवेटेड एट 15, तो 15 सेंटीमीटर जरा वो पिवेट कर दो सर, इसे मैंने कर दिया 15 सेंटीमीटर पे पिवेट। सर बोल रहा है विच बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, सर बैलेंस्ड है, मतलब टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम होगा। अब when an object 40 gf is hung from 2 सेंटीमीटर मार्क, सर 2 सेंटीमीटर में ना एक 40 gf का फोर्स लटका दो, मैंने बोला लो लटका दिया भैया। अब ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द वेट ऑफ रूलर। सर वेट ऑफ रूलर कहां पे लगेगा, बिल्कुल बीच में 25 सेंटीमीटर के मार्क में, जो कि वेट लगेगा W। ठीक है। अब ये 40 gf की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है और W की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसको टॉप का फॉर्मूला नहीं बता दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कहां जाना है। नेक्स्ट तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। सर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच 15 माइनस 2 13। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, 25 क्यों लिख रहा हूं मैं, W इंटू, ठीक है, W इंटू 10। आपको बता दो 40 GF और W फोर्स है और 13 और 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज होता है बल्ब में, आप लोग खुद ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे। टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज होता है बल्ब में। नेक्स्ट फ्यूज वायर को कहाँ प्लेस करना है, अर्थिंग से शॉक कैसे प्रिवेंट होता है, ये सब आई होप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लाइव वायर में क्यों रखते हैं फ्यूज को, क्यों वहीं से वायर जाता है। अगर न्यूट्रल वायर में रखोगे तब तक तो अप्लायंस का बच जाएगा बैंड, ठीक है। और अर्थिंग से प्रिवेंट क्यों होता है, शॉक से सारा करंट नीचे चल जाता है। ये प्लीज आप लोग थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस पे ना एफर्ट मानना पड़ेगा आप लोगों को। राइट नाउ बोल रहे हैं डायग्राम शोज, नीचे एक डायग्राम है, शोज कनेक्टेड टू अ जीरो गैल्वेनेटर G। द गैल्वेनेटर शोज अ डिफ्लेक्शन टू द राइट व्हेन द नॉर्थ पोल इज पावरफुली मूव्ड, slowed is moved to the right as shown। Explain why the deflection occurs in the galvanometer, the direction of current, polarity B, state law। देखो ये EMI का क्वेश्चन है फेरेडे का। पहली चीज डिफ्लेक्शन होता क्यों है मैग्नेट के आने से। सर इसलिए डिफ्लेक्शन होता है क्योंकि फेरेडे बोल के गया था कि अगर कोई भी लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग सर्किट हो, उसके पास से आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज लाओगे,
ऐसे नहीं मैग्नेट खड़ा हो रखा है वहां पे बस, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप क्या लाओगे, चेंज लाओगे, ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट को आगे पीछे करोगे तभी तो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो आपको ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट। नेक्स्ट, डायरेक्शन कैसे बतानी है, डायरेक्शन आप याद रखना, डायरेक्शन आपको कैसे बतानी है, आपको चेंज का अपोज करना है। मतलब मान लो यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, अब ये चाहेगा इसको भगाने के लिए तो नॉर्थ ही इसको भगा सकता है, क्योंकि क्या होगा, रिपेल करेगा, ठीक है, ये चाहेगा इसको, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो उसको रिपेल करेगा। नेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप कैसे बता सकते हैं, अगर आपको नॉर्थ आया तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ आया तो क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, पोलैरिटी एट द एंड, बी में कौन सी पोलैरिटी होगी, ठीक है, बी में कौन सी पोलैरिटी होगी, तो आप ये देख सकते हैं यहां से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज दिस, आई होप आप ये खुद बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, देखो जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं स्किप करें, मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं बाकी बच्चों की। देखो पहली चीज, डिफ्लेक्शन हो रहा क्यों है, डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज है। अब आप नॉर्थ को जब पास लेके जाओगे, नॉर्थ को जब पास लेके जाओगे तो क्या होगा, ये भी अपने आप को नॉर्थ बनाएगा, ठीक है, एंड ये जब नॉर्थ बनाएगा अपने आप को, क्यों नॉर्थ बना रहा है सर, क्योंकि इसको रिपेल करना चाहते हैं। देखो डिटेल सॉल्यूशन भी है इसका, बट वो मैं डालूंगा आप लोगों के अलग से, और किसी को डाउट है प्लीज मेरे को टेलीग्राम में पूछ लें, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देखो तो ना ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा इधर, तो ये तो नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल बना, साउथ पोल क्या बनाएगा, क्लॉकवाइज, एक तरफ नॉर्थ बनेगा दूसरी तरफ साउथ बनना है या नहीं बनना है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको समझ आया। ओके, स्टेट बाय लॉ, ये कौन सा लॉ है जो आपने पार्ट बी में यूज करा, इसको बोलते हैं लेंस लॉ। Next, sixth question. A beam of light incident normal on surface AB of an equilateral prism ABC. Draw a neat and clean diagram till the light emerges out of the prism. Mark the angles. Give the phenomena exhibited by the light. चलो भाई देख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, ये तो हमें पता है 60 60 60। सर 90 डिग्री में रे आ रही है सर, लो 90 डिग्री में आ गई रे सर, 90 डिग्री वाली तो सीधा सीधा निकल जाती है, लो लगा लिए सीधा सीधा। सर यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ, चेक कर लो, क्या चेक करना है सर, 42 से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कम हुआ तो सीधा बाहर कर दो उसे, ठीक है। अब 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 30 आया सर, ये 30 आया तो ये कितना हो जाएगा 60। सर ये 60 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है सर, इसका 60 डिग्री में ही आप डिफ्लेक्शन भी करा दो, लो 60, और यहाँ पे भी 60 डिग्री में डिफ्लेक्शन करा दिया, ठीक है ना, समझ आया नहीं ये बात, 60 डिग्री में आपने डिफ्लेक्शन कराया, घिच पिच बन रहा है क्या थोड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार, ये लो ऐसे बन गया बड़ा, ठीक है, 60 में गया तो 60 में ही डिफ्लेक्ट भी हो गया, मतलब दिस इज ऑल्सो 60, राइट, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस 60 30 इज 90, सो ये 90 ही हो गया ऑटोमेटिकली, अरे वाह 90 हो गया तो बाहर चले जाएगा। दिस इज हाउ यू एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, फिनोमेना क्या है भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। What will the final temperature of the mixture, 0.1 kg of water at this is added to this at this and well stirred, बहुत ही easy है यार, आपको क्या करना है, Q lost इक्वल टू Q gain रखना है। सर Q lost कितना, MC डेल्टा T, सर Q gain कितना, MC डेल्टा T, बस बात खत्म, दोनों MC डेल्टा T, ठीक है। सर मास ऑफ वाटर दिया है सर, हाँ दिया है, स्पेसिफिक हीट दी है, हाँ दी है, डेल्टा T दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। कोल्ड वाटर का मास सर दिया है, स्पेसिफिक हीट भी दिया है सर, डेल्टा T निकालना है, तो आप फाइनल टेम्परेचर क्या ले लो, x, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर x लेके आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं कैलोरीमेट्री का एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा, पर बहुत ही इजी है अगर देखा जाए। आपको दोनों का क्यू निकालना है और दोनों को इक्वल रख देना है, क्योंकि एक लूज कर रहा है एक गेन। सर क्यू का एक ही फॉर्मूला है, MC डेल्टा T। सर डेल्टा T कैसे निकाले, फाइनल टेम्परेचर को x ले लो, ये याद रखना, जैसे ये 343 दिया है और दूसरा टेम्परेचर दिया है 283, सर x इनके बीच में होगा, तो आप 343 वाले के लिए जब डेल्टा T निकालेंगे उसका आंसर होगा x 343 माइनस x, और 283 वाले के लिए x माइनस 283, क्योंकि x उन दोनों के बीच में, तो डेल्टा T आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, प्लीज वो भी देख लेना। नेक्स्ट, इरेजर कहाँ गया, ओके, नेक्स्ट देखो क्या है,
हाउ डज एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म चेंज विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ डिविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ? ड्रॉ कर, ये आपके बुक में कर दिया है बहुत प्यारा सा ऐसे वाला, ये प्लीज कर देख लेना, बुक में बहुत बार बनाने के लिए पूछता है, बुक में भी देख ले, और ऐसे बनता है, ठीक है, जहां पे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता है, जहां पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन केप्ट अंडर वाटर, देखो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ये याद रखना है आपको, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। मैंने डिस्कस भी कराया बहुत बार, आपको ये इसमें यूज होगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, डायरेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा रश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी रहे एंड आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि वहां भी आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलने वाला है सॉल्व करने का, एंड जो रिवाइज कर रहे हो रिवाइज करते रहे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। न्यूक्लियस कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन बट इट कैन एमिट देम, हाउ? क्या न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एमिट कैसे करेगा? सर एमिट, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक चीज हो सकती है, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसके साथ क्या निकलता है? बीटा पार्टिकल एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो रेडियोएक्टिव डिके से हो सकता है, रेडियोएक्टिव डिके से हो सकता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, अभी तो बताया था ऊपर। अल्फा बीटा गामा को आयनाइजिंग पावर में रखो तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी है? अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। प्रॉपर्टीज पढ़ लेना इनकी, अल्फा बीटा गामा की, बहुत बार पूछी जाती है। Why do we use isotopes emitting gamma radiation as radioactive traces in medical science? Property uses please, सारे, ये एक यूज नहीं है, आप सारे यूज पढ़ लेना प्लीज, इन सब के अल्फा बीटा गामा की यूजेस वाली टेबल है, जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहता है अपने मार्क्स को लेके, वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। नेक्स्ट, हाइट दे रखी है, फाइंड इमेज ऑफ पोजीशन। मैं बता दूं आपको एक चीज, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है v/u, और एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला आपके पास 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपको यूज करना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, आंसर आपको ऐसे आ जाएगा। एंड जिसको नहीं आता ये यूज करना, आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, फिर भी मैंने आपको बता दिया है इसमें फॉर्मूला, मैं ये भी बता रहा हूँ, लेफ्ट वाला साइन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव लेना है, राइट साइड वाला पॉजिटिव लेना है, प्रोवाइडेड इमेज लेफ्ट में रखी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक मतलब है सिंगल कलर, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए समझे। लाइट एंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम बिलो, ठीक है, कॉपी द डायग्राम, शो द पाथ ऑफ द रे आफ्टर स्ट्राइक्स अ मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा सेम एंगल में, मान लो ये 30 है, ये भी 30 होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। एंड री एंटर द मीडियम ऑफ एयर, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे वापस एयर में चल जाएगा, ये 30 था, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 30, समझ आया? पैरेलल है, एंटीरियर ऑल्टरनेट है ना, तो ये अब इस बार ऐसे बाहर निकल जाएगा 45 के साथ। ये आप साइन आई अपॉन साइन आर से यूज कर सकते हैं। मार्क द एंगल्स हमने मार्क कर लिए। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बहुत ही इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला है, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन 45 अपॉन साइन 30, जिसको वैल्यूज याद नहीं है 45 और 30 की, 45 की है 1/√2, 30 की है 1/2, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ ले, ठीक है। ओके, फिगर शोज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9, ठीक है, 9 ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एंड 3 रेजिस्टर्स है एबीसी। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। करंट निकालो, पहले हम सर्किट का करंट निकाल दे। सर्किट का करंट आप कैसे निकालोगे? I इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस R। सर टोटल रेजिस्टेंस कैसे? ये दोनों तो पैरेलल हो गए, 6 और 4, तो 1/4 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? 2 मतलब हम एलसीएम ले लेते हैं 24, सो ये आ जाएगा 4 6 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स विच इज 10/24 विच इज 2.4, 2.4 प्लस 2 विच इज 4.4, 4.4 प्लस 0.6 विच इज 5, तो ईएमएफ कितना? 9/5, ये कितना आ जाएगा? 1.8। ये तो करंट आ गया, तो ये 1.8 जो करंट आया सब ध्यान देंगे, 1.8 जो करंट आया ये वो करंट है जो ऐसे निकलेगा यहां से, और ये इससे जाएगा 1.8, बट ये वाला करंट 1.8 यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से 1.8 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल वी निकाल देता हूं। कैपिटल वी कैसे निकलेगा? चार्ट पे लगा दे क्या? कैपिटल वी कैसे निकलेगा? सब ध्यान देंगे, कैपिटल वी कैसे निकलेगा? कैपिटल वी निकलेगा I इंटू आर। सर क्या उस R पे स्मॉल r लेंगे? नहीं, क्योंकि कैपिटल V एक्सटर्नल सर्किट का होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आएगा मैंने करंट कैसे निकाला, EMF अपॉन
आर प्लस आर, कैपिटल वी कैसे निकलेगा, आई इंटू कैपिटल आर करके। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। कैपिटल वी का एक ही फॉर्मूला है, आई इंटू कैपिटल आर। सर कैपिटल आर तो 4.4 आया था, जी हाँ 4.4 आया था। आई कितना है 1.8 इंटू 4.4, यहाँ से आपका कैपिटल वी आ जाएगा। आया यहाँ से कैपिटल वी, तो आपको पता चल जाएगा इस पूरे का वोल्टेज कितना है। फिर आप इसका वोल्टेज निकाल दोगे, जैसे आप इसका वोल्टेज निकाल दोगे, फिर ये इसका वोल्टेज जब आप निकाल दोगे तो आप कैपिटल वी से इसका वोल्टेज माइनस करोगे तो आपको इन दोनों का वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे ही आपको इन दोनों का वोल्टेज मिल जाएगा, आप इसका भी करंट निकाल देना, इसका भी करंट निकाल देना। जिसको कंफ्यूजन हुआ है मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन हुआ है वो क्या लिखेगा, वो मुझे कमेंट कर सकता है या टेलीग्राम में इसका डिटेल सॉल्यूशन पूछ सकता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा आप लोगों का, कुछ भी नहीं करना है। समराइज करूँ तो कुछ भी नहीं करना है, पहले आप ये करंट निकाल दो, कैसे, EMF अपॉन आर प्लस आर करके। फिर आप टोटल वोल्टेज निकाल दो, कैसे, आई इंटू आर। इसमें जो आर लोगे आप वो सिर्फ इन 3 आर को लोगे। उसके बाद आप ये वोल्टेज देखो कितना खा रहा है। मान लो ये वोल्टेज आ गया 10 वोल्ट, 10 तो नहीं आ सकता, 8 मान लो, 8 वोल्ट आ गया, मान लो एग्जाम्पल 8 वोल्ट आया, और इसका वोल्टेज आपने अलग से निकाल दिया 2 वोल्ट। सर इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आई आर का फॉर्मूला। इसमें आर आप सिर्फ 2 ओम रखोगे, जिसका निकाल रहा हो उसी का रेजिस्टेंस। 2 वोल्ट आ गया, अगर 2 वोल्ट आ गया तो इस पे इसके लिए कितना बचा, 8 में से 2 ये खा गया, इसके लिए बचा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इसके लिए बचा, देखो 6 वोल्ट 4 के पास भी है, 6 वोल्ट 6 के पास भी है, तो दोनों के लिए आप क्या निकाल सकते हो, आई। सर आई का तो एक ही फॉर्मूला है, V बाई आर। तो एक के लिए आप V 6/4, एक के लिए 6/6 रखोगे, ऐसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। जो जानता है वेल एंड गुड, जो नहीं जानता वो डिटेल सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकता है ना। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, आप प्लीज लाइक करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी करना। क्यों करना है, क्योंकि मैं ऐसे आपके पास डालते रहूंगा। मैं चाहता हूँ ये सबके पास पहुंचे, ठीक है। जिस चीज को अभी जरूरत है बोर्ड से पहले, जिस बच्चों को जरूरत है प्रैक्टिस करने की, सबके पास ये वीडियो पहुंचे, एंड सब एटलीस्ट बोर्ड में लिख पाए, ठीक है, और समझ के जा पाए। 10 क्लास, आप 10 क्लास के बाद जहां भी जा रहे हो समझ के जा पाओ कि हाँ एटलीस्ट हम पढ़ के गए थे, ठीक है। 11th में बैठोगे या कहीं भी बैठोगे, एटलीस्ट हम समझ के गए थे, मार्क्स आए ना आए वो बात अलग है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 3 दे रखा है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 3 है। डॉट और नीट एंड टेबल डायग्राम, तो वेलोसिटी रेशियो 3 है, इसका मतलब सर 3 पुलीज होंगे। नीचे वाले 2 को फिक्स कर दो, सॉरी मूवेबल कर दो, ऊपर वाले को फिक्स कर देना। ब्लॉक एंड टैकल का ऐसा डायग्राम बन गया। वाई शुड द लोअर पुली ऑफ द सिस्टम वुड बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट, ताकि लोड उठाने में आसानी हो, ठीक है। नेम द फैक्टर डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ अ नोट। क्वालिटी ऑफ अ नोट क्या फैक्टर डिसाइड करती है, वेव फॉर्म। नेम द लेंस यूज्ड फॉर पर्सन सफरिंग हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में। नेम द मटेरियल प्रेस ऑब्टेनिंग फॉर द स्पेक्ट्रम फॉर द वाइट स्पेक्ट्रम यूवी लाइट, ठीक है। रेडिएशन यूज इन कार्बन डेटिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशंस में पढ़िए, मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि इनका आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एप्लीकेशंस वाले आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर आपको इनका बता देता हूँ। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका। पहले वाले का है क्वार्ट्स प्रेस भी यूज होता है, कार्बन डेटिंग के लिए हम बीटा एमिशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद से पता होनी चाहिए, या एप्लीकेशन वाली चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट बॉय ट्यून्स अ रेडियो ऑफ 93.5 मेगाहर्ट्ज के साथ ट्यून करना है। ट्यून मतलब रेजोनेट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कौन सा फिनोमेना कर रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसीज मैच कर रहे हो, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन जब मैच हो जाता है तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चैनल, 93.5 मेगाहर्ट्ज। कन्वर्टेड टू एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁶ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 93.5 इंटू 10⁶. Now heat supplied to a solid changes it into a liquid. What is the change in phase called? मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, राइट। व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। हाउ इज द, या मेल्टिंग बोल सकते हैं, मेल्टिंग इज द राइट टर्म, राइट, हाँ मेल्टिंग, सॉरी। हाउ इज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इट सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी C होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MC होता है। सो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, और दूसरा फॉर्मूला है C डैश डेल्टा T। दोनों को डिवाइड कर दो, सो C डैश आ जाएगा कितना,
mc के इक्वल, ये रिलेशन आ गया, राइट। बॉल ऑफ 10 ग्राम falls from a height of 5 meter, it rebounds from the ground to a height of 4 meter. Find initial potential energy. Initially potential energy कितनी थी सर? आपने अभी बताया था mgh होती है सर, m 0.01 ले लेंगे क्योंकि हम SI यूनिट में देख रहे हैं, और g सर 10 ले लेंगे, h 5 ले लेंगे, तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड में स्ट्राइक करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी तो सारी सर जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट जीरो हो गया, तो ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली यही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। हम ये कहां से सीखे? T इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। सर T क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखो एक बॉल है, वो यहां तक आई और स्ट्राइक करी, इसके पास जो यहाँ पे टोटल थी ना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सर वो यहाँ पे भी होगी उतनी, तो आप ये निकाल दो सर, टोटल इक्वल्स टू सर इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? mgh 10 और 5, ठीक है, 10 और 5, तो 10 ग्राम मतलब सर मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल देता हूँ सर, mgh, सर mgh क्या हो जाएगा सर? 10 ग्राम मतलब 10 इंटू 10 टू पावर -3, g सर 10 है, 5 हाइट है, सो 0.01 ही आ जाएगा इंटू 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन, न्यूटन नहीं भाई जूल, क्या कर रहे हो? ठीक है, जूल आ गया। अब जूल आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0.5 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर 0 थी, उस टाइम आपने थ्रो करी थी, ठीक है, और टी भी कितना आ जाएगा? 0.5। नीचे वाले केस में देखो, नीचे वाले केस में क्या होगा? टी कितना आ गया? 0.5। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी नीचे क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी पे सारी 0.5 जूल चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? जब ऊपर जाएगी ना तो आप बता दो कितनी हो जाएगी? ऊपर जाते हुए सारी जो टी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पर ये कहां तक जा रही है? 4 मीटर तक। तो जहां तक ये जा रही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये अटेन करेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर जाके कितनी पोटेंशियल एनर्जी अटेन करेगी ये? mgh मतलब 0.4 जूल, तो इस पे लॉस कितना हुआ? 0.1 जूल का लॉस हो गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, आप लोग कैसे समझेंगे? जो ऊपर जो बॉल पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके काइनेटिक में पूरी चेंज हो गई, राइट। तो ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0.5, वो सारी 0.5 काइनेटिक एनर्जी को मिल गई, राइट। अब ऊपर जाते हुए, यहां से नीचे से ऊपर जाते हुए क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है सर कैसे निकालेंगे? आप नीचे ऊपर जाते हुए आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, बट आपको ये पता है ये काइनेटिक एनर्जी पूरी चेंज होके टॉप में जो पोटेंशियल एनर्जी बनाएगी वही ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप क्या कर रहे हो? mgh mg4 आप लगा दे रहे हो क्योंकि 4 मीटर तक ये जा रही है, तो 4 मीटर तक जाने के लिए ये इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? mgh विच इज मास इंटू g इंटू h, क्या लोगे आप? 4, तो मतलब उतनी इसके पास नीचे ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वही तो चेंज होके ऊपर टॉप में पोटेंशियल बनी ना। आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना है। तो लॉस कितनी काइनेटिक एनर्जी का हुआ यहाँ पे, मतलब टोटल एनर्जी कितनी लॉस हुई? 0.1 जूल, तो वही तो पूछ रहा है थर्ड पार्ट में। आपको यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, वो लेके सॉल्व कर देना। ये हुआ सैंपल पेपर पूरा एंड सिंगल वीडियो में, ठीक है, राइट। जो मुझसे सैंपल पेपर मांग रहे थे बच्चे, ये उन लोगों के लिए थे। आई होप आपको सैंपल पेपर पसंद आया होगा, एंड सॉरी अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रश करके पढ़ाया हो, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। एंड बहुत एनर्जी लगती है ऐसे ये लंबी सी वीडियो बनाने में, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के पीछे जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। एंड फिर भी अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हुआ है, बीच में किसी भी क्वेश्चन मैंने रश करा हो या ऐसे सोच के करा हो कि आपको आता है, ठीक है, उसमें आप मुझे बता देना, क्योंकि अभी बहुत फाइनल टाइम चल रहा है आप लोगों के एग्जाम्स का, ठीक है, बहुत पीक में हो अब आप लोग, ठीक है। तो किसी को अगर डाउट हो मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकता है, ठीक है। पसंद आया तो वीडियो को पक्का लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी सैंपल पेपर में। अगर आपको मजा आ रहा है सैंपल पेपर्स में क्विज के थ्रू सॉल्व करने में, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और चैप्टर सीरीज आप देख सकते हो जिसको चैप्टर का रिवीजन चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम पे आप टेक्स्ट करते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे नीचे। ओके देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।